नमस्ते। और एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे खोलते हैं। आज गौरव और सुहानी आपके साथ हैं और हमारा टॉपिक है क्लास 11 अकाउंटेंसी, सीबीएसई क्लास 11 का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आए, ये एक एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन तुम इसे पैसिव रिवीजन की तरह भी सुन सकते हो। पुणे की एक स्टूडेंट अनन्या को हर बार ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में कंफ्यूजन होता था। आज हम स्टेक होल्डर्स, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स, प्रॉफिट कैलकुलेशंस, बैलेंस शीट, मार्शलिंग, ओपनिंग एंट्री, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। और अनन्या की तरह अगर तुम्हें लगता है कि अकाउंटेंसी बस फॉर्मेट्स याद करने का सब्जेक्ट है तो आज एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट होगा। हम हर आइटम के पीछे रीजनिंग पूछेंगे। एक सेकेंड रुककर सोचो, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसे चाहिए और क्यों? अगर तुम नोटबुक यूज कर रहे हो तो हर सेक्शन के बाद अपने शब्दों में 2 लाइंस लिखना। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हें रोट लर्निंग से कॉन्सेप्ट मास्टरी की तरफ ले जाएगा। सबसे पहले चैप्टर का मैप समझते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नलाइजिंग से शुरू होती है, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर अकाउंट्स का बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आय में हम ट्रायल बैलेंस के बाद का नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। इस स्टेप में बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को यूजर्स के लिए मीनिंगफुल फॉर्म में प्रस्तुत करता है। तो क्या ट्रायल बैलेंस ही फाइनल रिपोर्ट है? नहीं, यही कॉमन कंफ्यूजन है। ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट है। इससे अरिथमेटिकल अग्रीमेंट चेक करने में मदद मिलती है। लेकिन स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स और लाइबिलिटीज की ऑर्गेनाइज्ड पिक्चर चाहिए। इसलिए ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिस बनती है, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। इस चैप्टर में दो मेन स्टेटमेंट्स हैं। ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, यानी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। दोनों ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर तैयार होते हैं। हमारा लर्निंग रूट भी इसी ऑर्डर में रहेगा। पहले स्टेक होल्डर्स, फिर कैपिटल और रेवेन्यू डिस्टिंक्शन, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अंत में बैलेंस शीट, मार्शलिंग, ग्रुपिंग तथा ओपनिंग एंट्री। बीच बीच में मैं तुम्हें रोककर पूछूंगी ताकि तुम केवल सुनो नहीं, सोचो भी। अब स्टेक होल्डर शब्द पर आते हैं। स्टेक होल्डर कोई भी पर्सन एसोसिएटेड विद द बिजनेस हो सकता है। उसका स्टेक मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, एक्टिव या पैसिव, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। ओनर्स और बिजनेस को लोन देने वाले लोगों का मॉनेटरी स्टेक है। गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स और रिसर्चर्स का स्टेक नॉन मॉनेटरी हो सकता है। स्टेक होल्डर्स को यूजर्स भी कहा जाता है और ब्रॉडली इंटरनल तथा एक्सटर्नल यूजर्स में क्लासिफाई किया जाता है। इंटरनल यूजर्स बिजनेस के अंदर होते हैं, जैसे करंट ओनर्स और मैनेजर। एक्सटर्नल यूजर्स बिजनेस के बाहर होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, प्रोस्पेक्टिव ओनर और बैंक। ध्यान रहे, क्लासिफिकेशन का आधार यह है कि यूजर बिजनेस के अंदर है या बाहर। करंट ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ ग्रो करना चाहता है, इसलिए वह पिछले अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और करंट एसेट्स तथा लायबिलिटीज की पोजीशन जानना चाहेगा। एग्जाम आंसर में केवल ओनर प्रॉफिट देखता है मत लिखना। ओनर प्रॉफिट के साथ फाइनेंशियल पोजीशन भी देखता है। यही डिस्टिंक्शन आंसर को अधिक प्रिसाइज बनाता है। मैनेजर ओनर्स का एजेंट होता है और करियर के लिए बिजनेस में काम करता है। उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट कार्ड की तरह हैं। वह प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों में इंटरेस्टेड है। एक सेकेंड सोचो, अगर प्रॉफिट कम हो लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन मजबूत हो तो मैनेजर को केवल एक फिगर देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल रेगुलेटरी है। वह पब्लिक इंटरेस्ट में रूल्स बनाती है और स्टेक होल्डर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। बिजनेस पर टैक्सेस भी लगते हैं, इसलिए गवर्नमेंट प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन में विशेष रूप से इंटरेस्टेड रहती है। यहाँ कीवर्ड है रेगुलेटरी रोल और प्रॉफिटेबिलिटी फॉर टैक्सेशन। इन्हें शॉर्ट आंसर में जोड़ना यूजफुल रहेगा। प्रोस्पेक्टिव ओनर अभी बिजनेस का ओनर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर रहा है।
वो पास्ट प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, क्योंकि ये लाइकली फ्यूचर परफॉर्मेंस का इंडिकेशन दे सकते हैं। बैंक की नीड थोड़ी अलग है। बैंक प्रिंसिपल की सेफ्टी और पीरियोडिक इंटरेस्ट रिटर्न चाहता है, इसलिए प्रॉफिट एडिक्वेसी और रीपेमेंट की एश्योरेंस महत्वपूर्ण है। बैंक एसेट्स के फॉर्म को भी देखता है। जब एसेट्स अधिक कैश या नियर कैश फॉर्म में हो तो उसे लिक्विडिटी कहा जाता है। लिक्विडिटी का मतलब है एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सुविधा। एग्जाम में बैंक की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को लिखते समय प्रिंसिपल सेफ्टी, इंटरेस्ट रिटर्न और लिक्विडिटी तीनों पॉइंट्स याद रखो। क्विक चेक। करंट ओनर, मैनेजर, गवर्नमेंट, प्रोस्पेक्टिव ओनर और बैंक में से कौन इंटरनल यूजर है? दो आंसर्स आने चाहिए, करंट ओनर और मैनेजर। और बैंक लिक्विडिटी क्यों देखता है? क्योंकि कैश या नियर कैश एसेट से ऑब्लिगेशन समय पर पूरा करने की क्षमता का संकेत मिलता है। अपने आंसर को अभी बोलकर चेक करो। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। अलग स्टेक होल्डर्स को अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन बिजनेस हर यूजर के लिए अलग अलग स्टेटमेंट बनाने के बजाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेट तैयार करता है। ये स्टेटमेंट्स जनरली डाइवर्स इंफॉर्मेशन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। यही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रैक्टिकल पर्पस है। अब आते हैं उस डिस्टिंक्शन पर जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स लूज करते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स। बेसिक रूल ये है कि रेवेन्यू आइटम्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा बनते हैं, जबकि कैपिटल आइटम्स बैलेंस शीट की प्रेपरेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन रूल को समझने के लिए बेनिफिट की अवधि और पर्पस दोनों देखना होगा। एक्सपेंडिचर का अर्थ है एग्जिस्टिंग लायबिलिटी सेटल करने के अलावा किसी पर्पस के लिए पेमेंट या आउटले करना। एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है क्योंकि बिजनेस को उससे बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन होती है। अगर बेनिफिट वन अकाउंटिंग पीरियड तक है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सैलरीज और रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये डे टू डे कंडक्ट से रिलेटेड हैं और करंट पीरियड की सर्विस के लिए इनकर्ड होते हैं। फर्नीचर अक्वायर करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फर्नीचर कई अकाउंटिंग पीरियड्स तक बिजनेस को बेनिफिट देगा। इसलिए केवल अमाउंट देखकर क्लासिफिकेशन मत करो, बेनिफिट पीरियड और बिजनेस पर्पस सोचो। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर करने या उनमें एडिशंस और एक्सटेंशंस के लिए हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होता है। यह एक बहुत यूजफुल कंपैरिजन है और डिस्टिंक्शन वाले लॉन्ग आंसर में इसे टेबल के बजाय क्लियर पॉइंट्स में लिख सकते हो। एक और कंपैरिजन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली रिकरिंग नेचर का होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली नॉन रिकरिंग होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर बेनिफिट देता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली वन अकाउंटिंग ईयर बेनिफिट देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस का रिलेशन समझो। एक्सपेंडिचर वाइड टर्म है और एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता है। एक्सपेंडिचर का जो हिस्सा करंट ईयर में यूज या कंज्यूम हो गया वह करंट ईयर का एक्सपेंस कहलाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करंट ईयर का एक्सपेंस बनकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कई पीरियड्स में स्प्रेड किया जाता है। सोर्स का फर्नीचर एग्जाम्पल याद रखो। अगर फर्नीचर की कॉस्ट 50,000 रुपीज है और एक्सपेक्टेड यूज 5 इयर्स है, तो 10,000 रुपीज पर ईयर एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। इस एक्सपेंस को डेप्रिसिएशन कहते हैं। यहाँ पूरा 50,000 रुपीज एक ही ईयर का एक्सपेंस नहीं बनाया गया, क्योंकि फर्नीचर का बेनिफिट एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड्स तक है। एडवर्टाइजिंग नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, लेकिन हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक जा सकता है। ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसका ट्रीटमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा है, यानी एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ बेनिफिट में राइट ऑफ किया जाता है। इस एक्सेप्शन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर मत करना। अब रिसीट्स। अगर रिसीट मनी रिटर्न करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है तो वह कैपिटल रिसीट है।
ओनर का एडिशनल कैपिटल इक्विटी के रूप में ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है और बैंक लोन आउटसाइडर्स के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है। फिक्स्ड एसेट जैसे ओल्ड मशीनरी या फर्नीचर की सेल भी कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल हो सकती है। रेवेन्यू रिसीट में मनी रिटर्न करने की ऑब्लिगेशन नहीं होती और वह फिक्स्ड एसेट की सेल भी नहीं होती। फर्म की सेल्स और इन्वेस्टमेंट पर रिसीव्ड इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीट्स के एग्जांपल्स हैं। एक क्विक टेस्ट, बैंक लोन कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट? कैपिटल रिसीट क्योंकि रिपेमेंट ऑब्लिगेशन है। सेल्स रेवेन्यू रिसीट है क्योंकि उसे वापस करने की ऑब्लिगेशन नहीं है। क्लासिफिकेशन गलत होने का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो रेवेन्यू 10 लाख रुपीस है और रिपोर्टेड एक्सपेंसेस 8 लाख रुपीस। रिपोर्टेड प्रॉफिट 2 लाख रुपीस होगा, लेकिन रिपेयर्स का 20,000 रुपीस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हुए कैपिटल ट्रीट कर दिया गया। एक्चुअल एक्सपेंसेस 8 लाख 20,000 रुपीस और करेक्ट प्रॉफिट 1 लाख 80,000 रुपीस होगा, यानी प्रॉफिट ओवरस्टेटेड हुआ। इसका उल्टा भी समझो। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे फर्नीचर परचेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह परचेजेस में दिखा दिया जाए तो प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा और एसेट्स भी अंडरस्टेट होंगे। तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएंगे। इसलिए कैपिटल और रेवेन्यू डिस्टिंक्शन केवल क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज नहीं, एक्यूरेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन की फाउंडेशन है। एक सेकंड पॉज करके अपने लिए रूल बोलो। रेवेन्यू आइटम्स कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल आइटम्स कहाँ हेल्प करते हैं? बैलेंस शीट में। और डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा एक्सपेक्टेड बेनिफिट पीरियड में राइट ऑफ। अगर यह 3 लाइन रिकॉल क्लियर है तो सेक्शन का कोर क्लियर है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेचर और ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए प्रिपेयर करता है ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू एंड फेयर व्यू प्रस्तुत हो। परफॉर्मेंस का मतलब पीरियड के दौरान प्रॉफिट या लॉस। पोजीशन का मतलब किसी गिवन डेट पर एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की स्थिति। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस सस्टेन किया, यह बताता है। बैलेंस शीट एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के फॉर्म में फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रिपेयर होते हैं। अंकित के ट्रायल बैलेंस को चैप्टर में रनिंग एग्जाम्पल की तरह यूज किया गया है। डेबिट बैलेंसेस जनरली एसेट्स या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिप्रेजेंट करते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस जनरली इक्विटी, लायबिलिटीज या रेवेन्यूज एंड गेन्स रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते समय बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हर आइटम को उसके नेचर के अनुसार एनालाइज करना जरूरी है। अंकित एग्जाम्पल में कैश, बैंक, फर्नीचर और डेटर्स एसेट्स हैं। वेजेस, सैलरीज, रेंट ऑफ बिल्डिंग, बैड डेट्स और परचेसेस एक्सपेंसेस हैं। कैपिटल इक्विटी है। क्रेडिटर्स और 10% लॉन्ग टर्म लोन लाइबिलिटीज हैं। सेल्स और कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यूज हैं। अगर तुम चाहो नोटबुक में इन अकाउंट्स को 4 हेडिंग्स में क्लासिफाई करके अभी एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। अब ट्रेडिंग अकाउंट, इसका पर्पस बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटी का रिजल्ट एसरटेन करना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स से बिजनेस ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कमाया। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं क्योंकि वे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने, परचेज करने या सेल पॉइंट तक लाने से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजर्स, वेजेस और कैरेज इनवर्ड्स जैसे आइटम्स आते हैं। ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग में अवेलेबल गुड्स का स्टॉक है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बनता है। परचेजेस में कैश और क्रेडिट परचेजेस दोनों हो सकते हैं। परचेजेस रिटर्न को परचेजेस से डिडक्ट करके नेट परचेजेस निकालते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड्स या फ्रेट इनवर्ड्स, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल, वाटर, फ्यूल, पावर और प्रोडक्शन से जुड़े एक्सपेंसेस शामिल हो सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि वह गुड्स का हिस्सा बन सकता है, लेकिन बड़े कंटेनर्स में पैकिंग जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सेल्स लेस रिटर्न्स आते हैं।
कस्टमर्स द्वारा लौटाए गए गुड्स रिटर्न इनवर्ड्स कहलाते हैं और सेल्स से डिडक्ट किए जाते हैं। इसलिए नेट सेल्स इक्वल्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। याद रखो, परचेजेस रिटर्न सप्लायर को गुड्स लौटाने से रिलेटेड है, जबकि सेल्स रिटर्न कस्टमर से गुड्स वापस आने से रिलेटेड है। ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिक इक्वेशन है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल सेल्स माइनस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर परचेसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल्स से अधिक हो जाएं तो ग्रॉस लॉस होगा। मोर कंप्लीट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वेशन है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूला में रिटर्न्स के बाद नेट फिगर्स यूज किए जाते हैं। चलो सोर्स बेस्ड छोटा एग्जाम्पल करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 37,500 रुपीज, परचेजेस 1,05,000 रुपीज, वेजेस 30,000 रुपीज और सेल्स 2,70,000 रुपीज हैं। कॉस्ट साइड टोटल 1,72,500 रुपीज होगा। सेल्स में से इसे सब्ट्रैक्ट करने पर ग्रॉस प्रॉफिट 97,500 रुपीज आता है। कैलकुलेशन से पहले आइटम्स को डायरेक्ट और रेवेन्यू साइड में करेक्टली प्लेस करना जरूरी है। अंजलि वाले इलस्ट्रेशन में रिटर्न्स और कैरेज का क्लासिफिकेशन यूजफुल है। परचेसेस रिटर्न को परचेसेस से डिडक्ट किया गया, सेल्स रिटर्न को सेल्स से डिडक्ट किया गया। कैरेज ऑन परचेसेस, फैक्ट्री रेंट, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, कोल, गैस एंड वाटर ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में आए। कैरेज ऑन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब क्लोजिंग स्टॉक की रोल समझो। अगर करंट ईयर में परचेज गुड्स का कुछ हिस्सा अनसोल्ड रह गया तो पूरा परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं हो सकता। क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट होगा। अंकित एग्जाम्पल में परचेसेस 75,000 रुपीज और वेजेस 8,000 रुपीज थे। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपीज मानने पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 68,000 रुपीज हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट 57,000 रुपीज आया। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता। इसे बुक्स में लाने के लिए एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इससे क्लोजिंग स्टॉक का एसेट अकाउंट ओपन होता है और अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट ईयर यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ये सीक्वेंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली टेस्टेड होता है। एक क्विक चेक। अगर ओपनिंग स्टॉक 3 लाख रुपीज, परचेसेस 15 लाख रुपीज, फ्रेट इनवर्ड्स 1 लाख रुपीज, वेजेस 1 लाख रुपीज और क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 3 लाख प्लस 15 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 4 लाख, यानी 16 लाख रुपीज। ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज भी लॉजिक से समझो। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। परचेसेस रिटर्न को परचेसेस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सेल्स रिटर्न को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। अब तक हम ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा स्केलेटन देख चुके हैं। डेबिट साइड कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैप्चर करती है। क्रेडिट साइड नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को कैप्चर करती है। डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है। 8G पर इसी तरह किसी एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन डाउट को क्वेश्चन की तरह लिखकर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना एक्टिव रिवीजन का अच्छा तरीका है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिक ऑपरेशंस का रिजल्ट देता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस और अदर इनकम्स को कंसिडर करता है। ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाकर और अदर इनकम्स जोड़कर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरीज, ऑफिस या बिल्डिंग रेंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, रिपेयर्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे आइटम्स आ सकते हैं। अदर इनकम्स में कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड जैसे एग्जाम्पल्स हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डिफरेंस बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्शन पर डिपेंड करता है। नेट प्रॉफिट का इक्वेशन है नेट प्रॉफिट इक्वल्स ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड डेबिट साइड से अधिक है तो नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड अधिक है
तो नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि ये प्रोप्राइटर की कैपिटल को अफेक्ट करता है। अंकित एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रॉफिट 42,000 रुपीज था। कमीशन रिसीव्ड 5,000 रुपीज अदर इनकम था। सैलरीज 25,000 रुपीज, रेंट 13,000 रुपीज और बैड डेट्स 4,500 रुपीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 42,500 रुपीज बने। इसलिए नेट प्रॉफिट इक्वल्स 42,000 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज माइनस 42,500 रुपीज यानी 4,500 रुपीज। कैलकुलेशन को लाइन बाय लाइन रखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉर्मल ऑपरेशन से अर्न प्रॉफिट है। यह ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाकर मिलता है। प्योरली फाइनेंशियल नेचर के इनकम्स और एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंसिडर नहीं होते। अब नॉर्मल आइटम्स जैसे लॉस बाय फायर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय एक्सक्लूड होते हैं। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस की एफिशिएंसी से जोड़कर देखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सोर्स बेस्ड फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अंकित में नेट प्रॉफिट 19,000 रुपीज और लोन इंटरेस्ट 500 रुपीज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में लिया गया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम निल था, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19,500 रुपीज हुआ। फॉर्मूला में प्लस और माइनस साइन को उलटना मत। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का ऑर्डर भी क्लियर रखो। पहले ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर इनकम्स के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय प्योरली फाइनेंशियल और एबनॉर्मल आइटम्स हटाकर नॉर्मल ऑपरेशंस का रिजल्ट देखते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करेक्ट सीक्वेंस ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया गया है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू होता है? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच का डिफरेंस है। टोटल रेवेन्यू एक ब्रॉडर आइडिया हो सकता है। इसी तरह नेट प्रॉफिट केवल सेल्स माइनस परचेजेस नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर इनकम्स भी कंसिडर होते हैं। ये दो मिसकंसेप्शंस अभी साफ कर लो। अब हम चैप्टर की फाइनल मेजर स्टेटमेंट पर आ रहे हैं, बैलेंस शीट। ये किसी गिवन डेट पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने वाली स्टेटमेंट है। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल समराइज किए जाते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड के अंत में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होने के बाद बनती है। बैलेंस शीट को बैलेंस शीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेजर के वे बैलेंसेस जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए कैरी फॉरवर्ड होते हैं और एसेट्स तथा लायबिलिटीज के टोटल्स इक्वल रहते हैं। अगले अकाउंटिंग पीरियड में यही बैलेंसेस ओपनिंग ट्रायल बैलेंस का बेस बनते हैं। इसलिए यह केवल करंट ईयर की परफॉर्मेंस स्टेटमेंट नहीं है। प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए बैलेंस शीट का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं बताया गया। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लायबिलिटीज और कैपिटल लेफ्ट हैंड साइड तथा एसेट्स राइट हैंड साइड पर दिखाए जा सकते हैं। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कंपनीज एक्ट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में सोल प्रोप्राइटर फर्म के लिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टर्म्स रिटेन किए गए हैं। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स वे एसेट्स हैं जो कैश में हैं या एक ईयर के भीतर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कैश, बैंक, डेटर्स और स्टॉक। करंट लायबिलिटीज वे ऑब्लिगेशंस हैं जो जनरली एक ईयर के भीतर पे होने की एक्सपेक्टेड होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिक्स्ड असेट्स लॉन्ग टर्म बेसिस पर बिजनेस में हेल्ड होते हैं और रीसेल के लिए एक्वायर नहीं किए जाते। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर एग्जांपल्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स को देखा या छुआ नहीं जा सकता, जैसे गुडविल, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स। इन्वेस्टमेंट्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कंपनी शेयर्स में इन्वेस्टेड फंड्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज के अलावा वे लायबिलिटीज हैं जो यूजुअली 1 ईयर के बाद पेबल होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स। कैपिटल प्रोप्राइटर द्वारा कंट्रीब्यूटेड अमाउंट है जो प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ सकती है। और लॉसेस
ड्राइंग्स तथा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से घट सकती है। ड्राइंग्स प्रोप्राइटर के विड्रॉल्स हैं और बैलेंस शीट में कैपिटल से डिडक्ट होते हैं। अंकित की बैलेंस शीट में कैपिटल 12,000 रुपीज और प्रॉफिट 4,500 रुपीज जोड़कर कैपिटल 16,500 रुपीज हुआ। लॉन्ग टर्म लोन 5,000 रुपीज और क्रेडिटर्स 15,000 रुपीज लाइबिलिटीज साइड पर आए। एसेट्स में फर्नीचर 15,000 रुपीज, कैश 1,000 रुपीज, बैंक 5,000 रुपीज और डेटर्स 15,500 रुपीज आए। दोनों साइड्स का टोटल 36,500 रुपीज रहा। क्विक चेक, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है तो बैलेंस शीट में वह कहाँ दिखेगा? कैपिटल में ऐड होगा। ड्राइंग्स कहाँ दिखेंगे? कैपिटल से डिडक्शन के रूप में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखेगा? एसेट के रूप में। इन 3 एडजस्टमेंट्स को एक साथ रिकॉल करना प्रेपरेशन क्वेश्चंस में बहुत मदद करता है। अब मार्शलिंग और ग्रुपिंग। बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन डिसीजन यूजफुल तभी बनेगी जब सिमिलर आइटम्स को लॉजिकली प्रेजेंट किया जाए। एसेट्स और लाइबिलिटीज को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना मार्शलिंग कहलाता है। 2 कॉमन बेसिस हैं, ऑर्डर ऑफ परमानेंस और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। यह प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट कैलकुलेशन का नहीं। परमानेंस ऑर्डर में मोस्ट परमानेंट एसेट या लाइबिलिटी ऊपर रखी जाती है। फिर रिड्यूसिंग परमानेंस के क्रम में आइटम्स आते हैं। अंकित में फर्नीचर, डेटर्स, बैंक और कैश एसेट्स की परमानेंस के क्रम में रखे जा सकते हैं। लाइबिलिटीज में कैपिटल लंबे समय तक सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन और फिर क्रेडिटर्स। लिक्विडिटी ऑर्डर में अरेंजमेंट रिवर्स डायरेक्शन में समझो। मोस्ट लिक्विड एसेट पहले, यानी कैश, फिर बैंक, डेटर्स और फर्नीचर। लायबिलिटी साइड पर जल्दी डिस्चार्ज होने वाली लायबिलिटी ऊपर आ सकती है। लिक्विडिटी यूजर को यह समझने में हेल्प करती है कि एसेट्स कितनी जल्दी कैश बनेंगे और लायबिलिटीज कितनी जल्दी पेबल होंगी। ग्रुपिंग का अर्थ है सिमिलर नेचर के आइटम्स को कॉमन हेडिंग के नीचे रखना। कैश, बैंक और डेटर्स को करंट एसेट्स के अंतर्गत ग्रुप किया जा सकता है। फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को नॉन करंट एसेट्स के रूप में दिखाया जा सकता है। लाइबिलिटीज में ओनर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज जैसे लॉजिकल हेड्स बनाए जा सकते हैं। अब क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्री का कनेक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और लॉसेस के बैलेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल बैलेंसेस रिमेन करते हैं वे बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में ओपनिंग एंट्री बनाई जाती है। एसेट्स डेबिट होते हैं और कैपिटल तथा लाइबिलिटीज क्रेडिट होते हैं। अंकित के एग्जाम्पल में फर्नीचर, डेटर्स, बैंक और कैश डेबिट होंगे। कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन और क्रेडिटर्स क्रेडिट होंगे। यह एंट्री बैलेंस शीट के कैरिड फॉरवर्ड बैलेंसेस को नए पीरियड में ओपन करती है। एग्जाम प्रैक्टिस के लिए पहले क्लासिफिकेशन करो, फिर फॉर्मेट बनाओ, फिर कैलकुलेशन। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आइडेंटिफाई करो। नेट प्रॉफिट क्वेश्चंस में ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस आइडेंटिफाई करो। बैलेंस शीट क्वेश्चंस में एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट और ड्राइंग्स अलग करो। अब फाइनल एक्टिव रिकॉल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 2 मेन स्टेटमेंट्स कौन से हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट। ग्रॉस प्रॉफिट किस एक्टिविटी का रिजल्ट है? बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्योरली फाइनेंशियल और एबनॉर्मल आइटम्स क्यों नहीं लिए जाते? क्योंकि फोकस नॉर्मल ऑपरेशंस पर है। मार्शलिंग के 2 बेसिस, परमानेंस और लिक्विडिटी। चलो पूरा चैप्टर एक कॉम्पैक्ट चेन में जोड़ते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। स्टेक होल्डर्स अलग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू डिस्टिंक्शन सही प्रॉफिट और पोजीशन के लिए जरूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉर्मल ऑपरेशंस का रिजल्ट है। बैलेंस शीट गिवन डेट पर एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल दिखाती है। आज का कॉमन मिस्टेक याद रखो, परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न को मिक्स मत करना और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सब्ट्रैक्ट करना मत भूलना। अब कॉन्क्रीट चैलेंज लो।
बिना नोट्स देखे अंकित जैसे किसी ट्रायल बैलेंस को एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, इक्विटी और लाइबिलिटीज में क्लासिफाई करो। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का फ्लो बोलकर समझाओ। जहां डाउट आए एडजी में उसे एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह डालकर सोक्रेटिक स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा किया, कामली रिवाइज करते रहो और अगली स्टडी सेशन में मिलते हैं।